हेलो दोस्तों, आज हमारा एग्ज़ाम्स का फर्स्ट डे था। ऐसे का पेपर था तो मॉर्निंग में था कि किसे किसे से आएगा, बट इतना प्रेडिक्टेबल था कि टॉपिक जो भी आएंगे वो फिलोसफिकल टाइप ही आएंगे। तो एज एक्सपेक्टेड हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम उसी लाइन पे आया कि उन्होंने दोनों सेक्शंस में हमारा फिलोसफिकल टॉपिक दिए। तो मैंने उन टॉपिक्स में से दो टॉपिक चूज़ किए। पहला टॉपिक था हमारा कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है वॉर की, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट पार्टिसिपेटिंग इट। तो मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। एंड सेकेंड टॉपिक मेरा था कि लाइफ इज़ अबाउट अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये दो टॉपिक सिलेक्ट किए। इसको सिलेक्ट करने के बेसिस पे मेरा सिर्फ दो ही चीज़ें थी कि पहले ये टॉपिक्स थे, इनको मैं एक्सप्लोर कर सकता था अलग अलग डायमेंशंस में। तो दोनों टॉपिक को हैंडल इस तरीके से करने की कोशिश की मैंने कि एक में बुद्धा की स्टोरी से स्टार्ट किया कि बुद्धा ने किस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की अपने इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के बाद, और उसके बाद बुद्धा से लेने के बाद मैंने उस स्टोरी को लिंक किया कि वो हमारी लाइफ के से पहले पर्सनल लेवल पे, फिर सोसाइटी के लेवल पे, देन एट अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, देन नेशनल लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल कैसे चीज़ें वेरी की। ठीक है, और उनको फिर अलग अलग डायमेंशन से मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि सोसाइटल लेवल पर किस तरीके से एज अ चाइल्ड चीज़ें नरेश होती हैं और उसे बताया जाता है कि आप पहले 10th कर लोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर आप एक सक्सेसफुल कैरियर ले लोगे तो उसके बाद आपको ये मिलेगा, फिर आपको बोला जाएगा कि कैरियर होने से भी कुछ नहीं होता, फिर आपको एक फैमिली बिल्ड करनी पड़ेगी अपने, उसके बाद कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं, डेस्टिनी चेंज होती रहती है, बट एट द एंड जब हम हमारा ओल्ड एज आता है तो हमको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में कुछ नहीं, हम जो पाना चाहते थे वो गोल पोस्ट ही इटसेल्फ चेंज होते जा रहे हैं। तो जो लाइफ है वो मेनली हमारी ये जर्नी ही है। इस तरीके से मैंने वेरियस डायमेंशन इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। और ये जो पहला टॉपिक था कि जो वॉर है उसको हमको जीतना है, ठीक है, तो सबड्यू करना है सामने वाले एनिमी को विदाउट पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने 70% टॉपिक में ये कोशिश की कि एनिमी को सब्सिड्यू किया जाए विदाउट पार्टिसिपेटिंग, लेकिन उसमें अदर डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर किया कि ज़रूरी नहीं है कि एनिमी को सब्सिड्यू किया जाए तभी हम कोई वार जीत सकते हैं। ठीक है, कुछ वॉर हैं वहाँ हमको हारना भी होगा। जैसे कि उसके एग्जांपल दिए कि फार्म लॉज हैं हमारे, वहाँ पर गवर्नमेंट ने फार्म लॉज को रिपील किया और बैक फ्रंट पे आई। ठीक है, क्यों आई? बिकॉज हम अपने लोगों से वॉर कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का एक्सट्रीमिस्ट इशू हुए, नक्सलिज्म का जो इशू हुए, वो वाले डायमेंशंस हुए। साथ में मैंने इनको ये भी बोलने की कोशिश की कि हमको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि किन वॉर में हमको जाना चाहिए या नहीं, ये भी हमको खुद को डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ हमको वॉर की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम चले जाएंगे। इसमें भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन बहुत से डायमेंशंस में मैंने उनको खोलने की वहाँ पर इंटरनेशनल डायमेंशंस भी दिए, गांधी जी का एग्जाम्पल्स दिए। साथ में एक बुक थी एल्विन टॉफर की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया और अच्छे डिटेल में समझाया कि हाँ ये हो सकता है। और हर बार मैंने ये कोशिश की कि किस तरीके से जो टॉपिक का मेन क्रक्स है उसको असर्ट किया जा सके। तो ये था मेरा आज का ऐसे का एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट पेपर में आपको फिर बताऊंगा कि कैसा रहा एग्ज़ाम। ओके, हेलो गाइस, आज GS1 और GS2 का पेपर था। GS1 में जैसा आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड सोसाइटी ये मेन हमारे टॉपिक्स रहते हैं, और GS2 में हमारा गवर्नेंस, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस ये टॉपिक रहते हैं। पेपर देने से पहले ये थोड़ा सा आँखें दिक्कत आ रही थी कि आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल एंशियंट पार्ट इसके क्वेश्चंस बन जाए, बिकॉज इनके जो क्वेश्चंस आते हैं डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं। तो उनके लिए मैंने क्या किया, जैसे ही ऐसे का पेपर देकर आया तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मेरा आर्ट एंड कल्चर के जो शॉर्ट नोट्स बने थे उनको रिवाइज कर लूँ, और एंशियंट में अगर कोई ऐसा कोई रूलर है मेनली, ठीक है, उनको पढ़ने की कोशिश की। तो मुश्किल से मैं 2-2.5 घंटे पढ़ा होगा, और पेपर 1 में वो सबसे पहले मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर एंड एंशियंट मेडिवल देखा। उसके बाद मैंने कोशिश की GS2 में गवर्नेंस और उनके जो मेन आर्टिकल्स है, रूलिंग्स हैं, इनको रिवाइज़ कर लिया जाए। तो ये रिवाइज़ करके क्योंकि हार्डली मेरे पास 5 या 6 घंटे होंगे तो इसमें इतना ही हो पाया। उसका मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम में गए तो बाय गॉड ग्रेस की एंशियंट मेडिवल बना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, जैसे कि हड़प्पा का आर्किटेक्चर बताइए,
अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज है उनके बारे में बताइए, चंटिला आर्ट फॉर्म्स बताइए, ज्योतिबा राव फुले के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन थोड़े स्टार्टिंग में लगे कि हाँ कैसे हैंडल होंगे, बट हाँ डिसेंट आंसर इनका बन गया है। बट ज्योतिबा राव फुले में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि इसमें मुझे इनकी गुलामगिरी वाली बुक याद आ गई थी, बट इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी सत्य शोधक समाज, वो याद नहीं आई। तो उसको फिर बाद में जब मैंने याद किया, रिकॉल किया, तो वो याद आ गई थी, बट एग्ज़ाम के प्रेशर में मुझे नहीं हुई। और GS1 में एक क्वेश्चन आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन में वो रिलेवेंस पूछ रहे थे इसका। तो मेरे तो मन में पहले यही आया कि आज की डेट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रिलेवेंस होगा। बट कैसे भी कर को उसको, जो भी फ्रीडम हिस्टोरिकल मूवमेंट चल रही हैं, जो भी रसिया यूक्रेन के वॉर चल रहे हैं, कॉन्गो वाले युद्ध चल रहे हैं, या फिर इंडिया में जो भी अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, उन मूवमेंट की बात चल रही है, तो उनको कहीं ना कहीं रिलेट करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिख दिया। बट ऐसा स्पेसिफिक आंसर मेरे पास नहीं था, तो इन जनरल मैं इसको लिखाया। एट द एंड पेपर में सोचने वाला ज़्यादा कंटेंट था, तो कहीं ना कहीं पेपर छूटा है। मेरे 15-16 क्वेश्चंस तक तो अच्छी चीज़ चली। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन रस में चले गए और एक क्वेश्चन छूट गया मुझसे पेपर 1 में। तो ठीक है, जैसा भी हो देखा जाएगा। बट हाँ, वो एक क्वेश्चन जो छूटा वो ऐसा उसमें कुछ नहीं था जो नहीं बनता, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बनता, ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर था। तो GS का था, लेकिन मैंने उसको इसलिए सोच रहा कि पहले जो ये क्वेश्चन है इनको कर लिया जाए, बट वो छूट गया, तो वो रिग्रेट है वो चीज़ का। सेकंड जो GS2 वाला पेपर है, तो एग्ज़ाम में मुश्किल से आधा या पौना घंटा मिलता है रिवाइज़ करने के लिए। उसमें उसके आर्टिकल्स दोबारा देखे मैंने, कोई रूलिंग थी, प्रोसीडर्स था, या रिकमेंडेशंस थी कमेटी की, उनको थोड़ा तो ऊपर के उनके नाम याद कर लिए, जिससे कि कम से कम अगर कुछ नहीं आएगा तो उनके नाम से मैं डाल दूँगा। पेपर देने गए तो GS2 का पेपर मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो पढ़ा है वही पूछा है उन्होंने, बट कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी, अनकन्वेंशनल नहीं बोल सकते, बट ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हम हार्डली सुनते नहीं है या फिर उन पर काम नहीं करते। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबको पता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ इतना ही पता होता। उसके बारे में उसने पूछ लिया, इसके फंक्शंस बताओ, इसकी पावर बताओ। तो वो क्वेश्चंस पता था, बट फिर भी उसको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। फिर भी उसको मैं डेट पे समथिंग में लिख कर आया हूँ, अब देखते हैं कैसा रहता है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन था कि जम्मू एंड कश्मीर कि जब उसको रीस्ट्रक्चर किया है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, तो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो मुझे एज सच इस क्वेश्चन में कुछ इतना नहीं पता था, बट जितना भी कॉमन जनरल सेंस से जितनी अपनी LT की पावर होती है, जितनी UT की पावर होती है, यूनियन टेरिटरीज की पावर होती है, उसको इन जनरल में लिख कर आ गया हूँ। तो स्पेसिफिक कंटेंट नहीं था मेरे पास। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जहाँ लगा कि हाँ मेरे पास कंटेंट था, उनको अच्छे से लिखा है। वो क्वेश्चन 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि अपना ये फाइनेंशियल फेडरलिज्म के ऊपर था, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना। ऐसे ही एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, तो ये क्वेश्चन अच्छे से डील हुए। लेकिन जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट, वो RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें करप्ट प्रैक्टिस का बताया। तो वो क्वेश्चंस थोड़े स्पेसिफिक थे और उनको थोड़ा दिक्कत हुई हैंडल करने में। बाकी GS1 में मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस मुझे आते थे उसको छोड़ा, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आते हैं, तो वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम टाइम में क्राइम है। तो मैंने सबसे पहले इस एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस की जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से डील कर लूँगा। और सबसे पहले मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि 15 मार्कर्स को पहले कोशिश की उनको कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद 10 मार्कर को किया। बिकॉज हमारी टेंडेंसी में ये रहती है कि पहले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम लिखते हैं और ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा टाइम भी उनमें लेते हैं। तो इसलिए मैंने 15 मार्कर्स को पहले डिसाइड किया। तो होपफुली यहाँ भी रस हुआ बाद में 2-3 क्वेश्चन में, बट हाँ पेपर कंप्लीट हो गया। और जो अपने क्वेश्चंस थे जैसे कि जम्मू कश्मीर का फंक्शंस वगैरह का पूछा उसने, या फिर एक क्वेश्चन था कि USA की प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को बताओ। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इनको मैंने लास्ट मिनट में जो जितना भी कुछ था इन जनरल लिख कर आ गया। लेट्स सी कैसा रहता है। फाइनली कल के हेक्टिक शेड्यूल के बाद आज GS3 और GS4 का एग्ज़ाम्स था। तो जैसा आपको पता होगा कि ये GS1 और GS2 का पेपर दिया
तो उसके बाद बहुत कम टाइम मिला रिवीजन के लिए GS3 और GS4 के लिए। तो GS4 में मैंने कुछ ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया। एट द एंड जो GS3 और GS4 के बीच में जो टाइम मिला मुझे, उसको मैंने एग्जाम्पल्स या फिर कोई सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, उनको मैंने बस देख लिया, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए तो उनमें मैं उन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकूं। बाकी मेरा जो भी रात का टाइम रहा वो मैंने फोकस किया कि GS3 का जो अपना इकॉनमी वाला टॉपिक है और उसमें सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर्स हैं, इनके जो भी डाटा वगैरह हैं, बेस्ट केस स्टडीज़ वगैरह हैं, उनको एक बार रिवाइज़ कर लूँ। तो 3-4 घंटे जो भी मिला उसमें रिवाइज़ किया और सुबह 8 बजे समथिंग यहाँ से मैं निकला। तो 8:30 बजे समथिंग सेंटर पहुँच गया और 9 बजे से एग्ज़ाम्स था। तो 9 से 12 एग्ज़ाम्स रहा। पेपर में क्वेश्चंस GS3 मुझे थोड़ा सा हार्ड ही लगा, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि देखे ना हो आपने। क्वेश्चंस लग रहा था कि पढ़े हैं, देखे भी हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस देखे कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। बहुत से क्वेश्चन आराम से बन गए, लेकिन जैसे पेज में आपने क्वेश्चन देखा होगा, पहला ही क्वेश्चन था कि HDI और इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI में डिफरेंस बताइए। तो मैंने कोशिश किया कि इनइक्वलिटी एडजस्ट किया तो HDI में जो पैरामीटर्स हैं उनके अलावा जेंडर्स पैरामीटर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कम्युनिटीज़, ये सारे एंगल्स को भी ऐड करने की कोशिश की, जिससे कि इनइक्वलिटी को देखा जाए। तो इनको इस तरीके से मैंने थोड़ा उसको किया और अपने वर्ड्स में उसको जो भी आंसर था उसको बताने की कोशिश की। बाकी का कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे सी वाटर इंट्रूजन्स हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट वगैरह होते हैं। CCUS जो पढ़ा था तो ठीक बन गया। एक ITR का क्वेश्चन आया, थर्मो रिएक्टर का, जो हमारा यूरोप में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका पूछा था। तो वो मैंने पहले कहीं पढ़ा था, वो जितना याद आया उतना उसको मैंने बता दिया कि इंडिया को ये पोटेंशियल हो सकता है और इंडिया को ये एडवांटेजेस होंगे। तो क्वेश्चन इन टाइम पे बन गए थे और इस बार भी मैंने वही अप्रोच फॉलो की कि पहले 15 मार्कर क्वेश्चन सब कुछ पहले कर लेंगे, उसके बाद 10 मार्कर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, बाद में 10 मार्कर के लिए टाइम कम बचता है तो उसमें रस करते करते आखिर तक उसको पेपर को कंप्लीट, ये वाला भी मेरा हो गया था। तो ये स्ट्रेटजी इस बार भी काम आई। और बाकी का जैसे कि इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि INDC की कंट्रीब्यूशन में क्या अपडेशन किया है, तो COP 26 के मैंडेट्स पते हैं और इंडिया आज की डेट में जो हमारा पंचामृत के टारगेट्स हैं उनको पूरा करना चाह रहा है, ये सब कुछ पता था। लेकिन एज स्पेसिफिक 2021 में क्या अपडेशन किया INDC के टारगेट्स में वो नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि पहले 1 मिलियन कार्बन इमिशन का टारगेट था, उसको 2.5 to 3 बिलियन कार्बन इमिशन को कम करने का टारगेट कर दिया था। तो 1-2 ही टारगेट बचे थे, वो मैं लिखाया, बाकी का फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे मेरी टाइम सिक्योरिटी के क्वेश्चन आया, फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने और इनको तैयार किया था, वो टॉपिक वहाँ से बने। इस तरीके से अपना GS3 का पेपर कंप्लीट हो गया है। और इस यहाँ भी 13-14 क्वेश्चन थे जो लगा कि डायरेक्टली मुझे आते थे, उनको किया। उसके 5-2 क्वेश्चन में कि आधा पता है आधा नहीं पता, बेसिक आइडिया है, तो इस तरीके से उसको रफली उसको मैनेज करके लिख दिया। अब देखते हैं कैसा क्या स्कोर होता है। और GS4 में जैसा कि हर बार होता है, इस बार का पेपर भी लेंथी था। उनकी स्टेटमेंट्स ही इतनी ज़्यादा ब्रॉड थी कि 3-3, 4-4 लाइन की स्टेटमेंट्स हैं और जो केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडी में 3-3, 4-4 ऑप्शन दे रहे हैं और आपके पास सिर्फ 4 पेज हैं उनको लिखने के लिए। तो पहली बात तो इतना बड़ा पैसेज पढ़ना, उसके क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने के बाद उनके 3-3, 4-4 क्वेश्चन को एड्रेस करना। तो मैंने क्या किया कि केस स्टडी में इस बार मैंने ना कोई इंट्रो दिया, ना उसके कोई स्टेक होल्डर बताया। डायरेक्टली उनके जो डिमांड थी, जो वो पूछना चाह रहे थे, उन डिमांड्स को मैंने फुलफिल करने की कोशिश की। कि अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, तो ऑप्शंस उन्होंने डायरेक्टली बताया। उन्होंने बोला क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए, तो डायरेक्टली इवैल्यूएट किया। उनको मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि केस स्टडी क्या बताना चाह रही है, इसके स्टेक होल्डर क्या है, कोई इतना टाइम ही नहीं था वहाँ पर। तो मैंने केस स्टडीज़ को सबसे पहले किया, बिकॉज मैंने हर बार देखा है, मैंने पिछली बार भी 2 बार अटेंड दिए थे, तो केस स्टडीज़ को अगर बाद में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और वो छूटने की कगार पर आ जाते हैं। इसलिए मैंने अपना पेपर का जो आधा टाइम था, 1.5 घंटे का जो टाइम है, वो 1.5 घंटा मैंने अपना केस स्टडीज़ को दिया। उसके बाद केस स्टडीज़ में भी मेरा 10 मिनट का टाइम समथिंग पी कर गया। मैं हर केस स्टडी को 15 मिनट समथिंग दिया, उसके बाद भी वो टाइम मेरा कम ही पड़ा, 10 मिनट वो कम मेरा अगर ओवरशूट कर गया तो वो टाइम कहीं ना कहीं मेरे 10 मार्कर्स को उसने क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ किया होगा।
ठीक है। लेकिन मैं 1 घंटे 40 के बाद तुरंत वहाँ पर जंप किया। उसके बाद उन क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ तो वो क्वेश्चंस भी 3-3 लाइन के समथिंग के हैं, और वो प्रॉपरली ये भी नहीं पूछ रहे कि आप चाहते क्या बोलना। कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे कि बोलते हैं रिलेवेंस ऑफ द महावीर टीचिंग्स। तो महावीर की टीचिंग्स पता है हमको कि ये महावीर की टीचिंग्स, जैसे अहिंसा हो गया, नॉन स्टीलमेंट हो गया, उसके बाद सेलिबेसी समथिंग हो गया। तो ये 4 या 5 टीचिंग थी, वो मैंने बताई उनको। लेकिन उनका रिलेवेंस को मैंने उसी का, जैसे सेलिबेसी हुआ तो सेलिबेसी में बहुत से हमारे फिलोसफिकल थिंकर्स बोलते हैं, नॉन स्टीलमेंट पे कुछ एग्जांपल्स डाल दिए, ठीक है, उसका हॉनेस्ट लिविंग पे कुछ एग्जांपल डाल दिए। तो इस तरीके से उनमें ऐसा नहीं था कि बन रहे थे, बट उनको सोच के लिखना पड़ा था। ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह बहुत सी ली, उनको समझने में ही टाइम लगा। तो उन क्वेश्चंस को 6-7 मिनट के अंदर करना थोड़ा चैलेंजिंग था। तो लास्ट मैंने कोशिश की कि 7 क्वेश्चन समथिंग 10 मार्कर, वहाँ तक थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन की क्वालिटी मेंटेन करने की, उनकी स्टेटमेंट दिए, उनको एग्जांपल्स दिए, उनको समझाया और कोशिश की अच्छे से हो जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे पास आधा घंटा बचा, मैंने सोचा कि मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, छूट जाएगा। तो उस चीज़ को बचने के लिए बाकी के जो क्वेश्चंस थे उनको जो समझ में आ रहा है डायरेक्टली विदाउट उनको जो उनकी डिमांड है वो डिमांड पे लिखा, एग्जांपल्स दिए, और डायरेक्टली जो मेरा स्टैंड है वो स्टैंड लिया और आगे वाले क्वेश्चंस पे गया। मैंने फिर वहाँ पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। मैंने बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट में बच रहे थे, मुझे लग रहा था ये छूट जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो डिमांड थी वो डिमांड दी, 2-4 एग्जांपल्स दिए और कंक्लूड किया। ठीक है, तो मेरे लिए ये अप्रोच रही। अब देखते हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे क्या होता है। ठीक है। हेलो गाइस, एग्ज़ाम्स देने के बाद मैं सीधा घर लौट आया और मैंने जो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट से हिंदी और इंग्लिश, उसकी वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज वो तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी वाले पेपर होते हैं। तो इंग्लिश तो जैसे इंग्लिश मीडियम है तो फिर मैंने तो उसकी तैयारी नहीं की, और जो हिंदी वाला जो पेपर था उसके लिए मैंने 2 दिन पहले एक पेपर प्रीवियस का सॉल्व कर लिया था। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हिंदी में लिख लूँगा। तो इतना ही कि हिंदी इंग्लिश में, और वो आराम से निकल जाएंगे, वहाँ पर इनफ टाइम होता है और आराम से निकल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेन जो टास्क था पिछले 4-5 दिन में वो था कि ऑप्शनल को किसी भी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना। तो 5 दिन मिले थे, उसमें मेनली ऑप्शनल ही पढ़ा है। और ऑप्शनल मेरा आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का सबसे बड़ा जो टास्क था कि आपको ऐसा इशू नहीं होगा कि आपको टॉपिक पता ना हो, आपको पता रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो पता हुआ टॉपिक, उसमें आप ज्योग्राफी को इंक्लूड करो कैसे भी करके। जैसे वो टॉपिक्स पूछते हैं कि इन्होंने पूछा मुझे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताइए, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स का इन जनरल हमको जीएस टाइप का पता होता है कि क्रिटिकल मिनरल्स ये होते हैं, इसमें ये इशूज़ होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनिशिएटिव्स कर रही है। तो इसमें ज्योग्राफी इंक्लूड करना थोड़ा इशू हो जाता है। तो ये इशू था, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, डाटा पढ़े, केस स्टडीज़ वगैरह देखी। तो ये सारी चीज़ देखी, और ज्योग्राफी में मैंने अपना जो भी प्रैक्टिस किया उससे पता चला कि टाइम का इशू नहीं होता। तो मैंने ऐसा इस पेपर में दिया भी तो ऐसा टाइम का इशू नहीं आया। बट एज एक्सपेक्टेड यूपीएससी जीएस लाइन पे ही हमारा ऑप्शनल पूछना था, तो उसने वैसा ही किया। तो पहले पेपर देने गए तो रिवाइज किया, उसमें हमारा फिजिकल का पार्ट फर्स्ट में होता है और सेकंड होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से फ्रेम किए कि वो बिल्कुल जीएस टाइप के लग रहे थे और उनमें कोई स्पेसिफिक पर डाटा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि ह्यूमन मेरा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, मैंने जानबूझ कर अपने स्ट्रॉन्ग इसलिए भी किया उसको, बिकॉज मुझे पता है कि ह्यूमन में अगर आता है तो कैसा भी क्वेश्चंस आए आपसे बन जाएगा। बट ये फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने फिजिकल वाले पार्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन चूज़ किया, जिसमें कि 3 क्वेश्चन किए मैंने, और सेकंड पार्ट में ह्यूमन में वहाँ पर मैंने अपने 2 क्वेश्चन शुरू किए, वहाँ उसके 2 क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये भी मैंने इसलिए क्योंकि बिकॉज उसमें मैं अपनी ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर सकता था, और वहाँ पर आपको आंसर आता है तो आप अच्छे से लिख करेंगे। तो मैंने वही सारी चीज़ की। तो पहले क्वेश्चन में कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस थे, उन्होंने तो डिस्टर्ब किया, जैसे कि
नेपीज फॉर्मेशन पूछा, सॉलिफ्लेक्शन पूछा, ठीक है। ये टॉपिक याद थे लेकिन एट द मोमेंट उनको रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत आई, बट हाँ मैं उनको सही लिख गया हूँ कि नेपीज क्या होते हैं, सॉलिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ग्लेशियल लेक आउटवर्ड क्वेश्चन कन्वेंशनल पूछे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो पेपर 1 फिर भी अच्छा गया है और मैंने वो डिसीजन मुझे लगा ठीक ही लिया है कि फिजिकल वाले पार्ट को कम टच किया और ह्यूमन पे ज़्यादा वेटेज किया। तो ह्यूमन में मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने उस पर पैरोक्स जैसे अपने आइडियाज़ पूछे थे, टीटीटी पूछा, उसका स्टेजेस पूछे। तो ये थ्योरेटिकल हैं, अगर आपसे बनते हैं उनके डायग्राम्स वगैरह अच्छे से बना के आए। आप देखते हैं मेन चैलेंज आया पेपर 2 में, जब से आपके पास 1 घंटे का टाइम था रिवाइज़ करने के लिए और उसमें इंडियन ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है, आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट ज्योग्राफी इंक्लूड करने में थोड़ा बहुत इशू आई। और जैसे ही मैंने पेपर दिया उसके पहले मैंने उसमें देखा कि उसमें 10 मैपिंग के क्वेश्चंस थे कि आपको 10 लोकेशन दी। तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि 10 में से मुझे 1 या 2 ऐसी मैपिंग दिख रही थी जो मुझे पता है। और ऐसा नहीं कि मेरी ज्योग्राफी वीक है तो मुझे वो पता नहीं होना चाहिए, वो इस तरीके की मैपिंग थी कि मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। तो मुझसे 2 ही मैपिंग बनी और उसको मैंने स्टार्टिंग में छोड़ ही दिया कि बाद में इनको लिखूँगा, जो मुझे आता है वो कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर जो भी कंपलसरी क्वेश्चंस थे वो किए और यहाँ भी मैंने वही किया कि पहले पार्ट से अपना 1 क्वेश्चन उठाया और सेकंड से 2 क्वेश्चन उठाए, क्योंकि यहाँ भी सारे मुझे जीएस टाइप ही क्वेश्चन लगे, जैसे कि सागर माला इनिशिएटिव पूछते हैं, फूड सिक्योरिटी पूछ रहे हैं, ब्लू इकॉनमी का क्वेश्चन था, कोरल लीफ का क्वेश्चन था, फार्मा था, मैरीटाइम टूरिज्म थे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन थे कि जहाँ पर आपको स्पेशली ऐसी ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं चाहिए, आपने जीएस अच्छे से पढ़ा है वो हो जाएगा। तो ज्योग्राफी इंक्लूड करने में दिक्कत हुई, बट मैंने फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट के मॉडल डाल दिए जाएँ रीजनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स डाल दिए जाएँ, अपने मॉडल एंड थ्योरीज पढ़े उनके कॉन्सेप्ट डाल दिए जाएँ। तो इस तरीके से मैंने कहीं ना कहीं इंटरलिंक की और वहाँ पर सोच के जहाँ भी मुझे जो भी थ्योरीज, जो भी मॉडल्स, जो भी जोग्राफिकल थॉट्स के कुछ भी आइडियाज़ थे तो उनको कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश की है और हर क्वेश्चन में 1-2 डायग्राम बनाने की हुई। और जैसे पिछले पेपर में जो इशू आ रहे थे कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, पेपर छूटा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर ऐसा था कि क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल लाइन पे थे, आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आए थे वो बन रहे थे और जीएस के भी टॉपिक आए थे वो डायरेक्ट फॉरवर्ड आए थे। आपको अगर आता है तो आप डायरेक्टली उनको लिखते हैं, अदरवाइज़ उनको छोड़ सकते हैं, वो चीज़ रहती, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी देते हैं कि ये नहीं तो आप ये वाला चूज़ कर लो, ये नहीं तो यहाँ पर वो चीज़ रही। तो कोशिश की है कि उसमें एग्जांपल्स दें, मैप दिया, वो सब कुछ दिया और 2-4 क्वेश्चन से वहाँ मैंने ब्लफिंग भी की है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था फॉक्स नट्स का। फॉक्स नट्स तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि फॉक्स नट्स है होता क्या है, तो उसका हिंदी में पढ़ा तो वो मखाना था। तो मखाने का वो क्रॉपिंग कल्टीवेशन की आइडियल कंडीशंस पूछ रहा था। हम सब लोग पढ़ते हैं कि व्हीट का क्या होगा, शुगर केन का क्या होगा, राइस की क्या होगी, लेकिन मखाने की क्रॉपिंग कल्टीवेशन कंडीशंस कभी नहीं पढ़ी और ना हमने देखी। लेकिन मखाना न्यूज़ में था शायद, इसलिए शायद उन्होंने पूछ लिया। तो वो नहीं पता था, इतना पता था कि वो लोटस जो हमारा जो हमारा लोटस होता है, लोटस का कल्टीवेशन से हमारे मखाने होते हैं। तो उसी का इन जनरल में लिख कर आ गया हूँ कि जो पोन्स होने चाहिए, मासी सॉइल्स होने चाहिए, 150 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होनी चाहिए, इस तरीके से उसको लिखा है। उसके आइडियल कंडीशंस को कंपलसरी था तो ऑप्शन भी नहीं था, तो उसको इस तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पेपर नहीं छूटा और पेपर अच्छे से हो गया है। लेकिन ऑप्शनल का ये रहता है कि अगर ऑप्शनल में आपने अगर ज्योग्राफी जीएस के क्वेश्चंस को अगर ज्योग्राफी से लिंक नहीं कर पाया तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पसंद नहीं आती। तो देखते हैं इस चीज़ में कैसे क्या नंबर आते हैं। मैंने अपना किया जितना हुआ, अब देखते हैं। हेलो गाइस, तो ये थी मेरी पूरी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। अब आप लोग बताना कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इस एक्सपीरियंस को अपने पास भी रख सकूं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूं। तो आप लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आगे करना चाह रहे हो तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले।